आपको गूगल क्लासरूम में ही सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे बोल दोगे ना, हम ग्रुप में लिखना लिखना ठीक नहीं रहेगा ना, इसलिए अ, अच्छा नहीं लगेगा ग्रुप में अगर ऐसा लिख दिया जाए। क्लास में अगर मेरी आपकी बात हो रही होती तो फिर तो कह दिया जाता। ओके क्लास, क्लास आपको ये पीपीटी विजिबल हो रही है, स्क्रीन उसका? नो मैम। अभी भी विजिबल नहीं है? ओके, एक मिनट। क्लास ये विजिबल हुई आपको? यस मैम। ओके ओके। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जितना भी डिस्कशन किया था अभी तक, हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी। और जस्ट जो भी कल वाली क्लास थी इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम लोगों ने बात करी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं उसके फंक्शंस में हम लोग बात कर रहे थे। उनको दो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। पहला रूटीन कुछ फंक्शंस को रूटीन फंक्शंस की कैटेगरी में डाला गया था, और कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की कैटेगरी में डाला गया था। रूटीन जैसा हम लोग समझते हैं कि जो डेली हमारे टास्क हो रहे हो, जिसके लिए हमें अपने मैनेजर से या हायर अथॉरिटी से कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है और हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात करी थी, या हमें बात करते हैं कि जब जीएसटी लागू हुआ उससे पहले वैट चल रहा था, तो वैट का एक एग्जीक्यूटिव तौर पे डिसीजन दे लिया गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब हो गया। उसके बाद उसकी ड्यू डेट पे उसको पेमेंट करना है या कब क्या चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हम सारा प्रोसेस करते हैं। तो ये सारा रूटीन में आ गया। तो जब जीएसटी लागू हुई तब वो जो मैनेजरियल डिसीजंस लिए गए तो उसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। और जब वो रूटीन में आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं जब उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और उसको बोलते हैं रूटीन फंक्शंस। ये छोटे छोटे ऑपरेशन से मिलके बनता है और रेगुलर वे में होते हैं। और इन पे हमें क्या होता है, बार बार इन पे डिसीजन नहीं लेना पड़ता है। एक बार डिसीजन ले लेते हैं और इसका फॉलोअप्स चलते रहते हैं। भाई आज का ये टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, बस फॉलोअप्स चलते हैं। यस, किसी को कुछ कहना है क्लास? अच्छा ओके। तो ये हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। ये हम इसलिए आपको ब्रीफ दे रहे हैं, इन फंक्शंस को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेसिकली होता क्या है, ये जो फंक्शंस होते हैं इसको करने के लिए हमें एक ऐसे पर्सन की नीड होती है जो एलिजिबल हो, जिसको पूरी इंफॉर्मेशन हो। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अगर हमें खांसी जुकाम बुखार या ऐसा कुछ होता है तो हम भाई कुछ तो घरेलू जब तक हल्का रहता है तो हम करते हैं, उसके बाद हमें डॉक्टर की नीड होती है। क्यों होती है डॉक्टर की नीड? क्योंकि वो स्पेशलाइज है, या अलग अलग जो आपने देखा होगा अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग होते हैं। ठीक, लॉयर्स हो गए और अदर प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, तो ये स्पेशलाइज हैं अपनी चीजों में। तभी हम इनके पास जाते हैं इनसे डिसीजंस, इनसे सजेशंस लेने। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंस मैनेजर की, कि फाइनेंस मैनेजर के कौन से की रोल्स होते हैं, क्यों जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं एक फाइनेंस मैनेजर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ फेलियर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज इंटरेस्टिंग। Many firms have failed not because of inefficiency of production, inability in marketing, or non-availability of funds, but due to the absence of competent finance manager। जैसा हम लोगों ने बात करी कि एक फाइनेंस मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अगर आपके पास मनी नहीं है, क्योंकि मनी एक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है रिसोर्स, जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस रन कराते हैं। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारा वो बिजनेस परफेक्ट तरीके से चलता रहे, साउंड तरीके से चलता रहे, तो उसके लिए भी हमें एक कैश या लिक्विडिटी की नीड होती है। उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपकी बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, ठीक,
लोग आपका प्रोडक्ट परचेज तो करते हैं, लेकिन परचेज करने के बाद जब वो देखते हैं कि लगातार और लोग परचेज कर रहे हैं, पता चला आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी थी लेकिन आपकी दूसरी स्ट्रेटेजीज नहीं अच्छी थी, तो क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट फेल हो गया। तो, तो बेसिकली होता क्या है कि एक फाइनेंस मैनेजर हमेशा ध्यान में रखता है कि वो जितना अमाउंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे रहा है, प्रोडक्शन को दे रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है, जो एलोकेशन वो कर रहा है वो अच्छे से करे, परफेक्ट तरीके से करे। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपने मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर फाइनेंस मैनेजर कोई आप लेकर आए और आपने बोला भाई ये फाइनेंस मैनेजर है हमारी कंपनी के, उन्होंने बोला कि आपने तो बहुत ज्यादा मार्केटिंग में खर्चा कर रखा हुआ है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज के लिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उनकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग उतनी नहीं होती जितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उनकी इफेक्टिव होती हैं। हम लोगों ने देखा है कि जैसे पेप्सी का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने देखा होगा कि हर थोड़े दिन में पेप्सी की टैगलाइन चेंज हो जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी टैगलाइन सेम है, जैसे घड़ी की अभी तक वही सेम है, ठीक है, और भी हैं जिनकी सेम चल रही है, लेकिन पेप्सी की हम हर थोड़े दिन में एक नई टैगलाइन देते हैं, ठीक। जैसे अभी वो स्वैग वाला कुछ चल रहा है। तो ये क्या है क्योंकि वो मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके मार्केटिंग में बहुत ज्यादा बजट भी लगता होगा। तो अगर हमने फाइनेंस मैनेजर को रखा है और वो फाइनेंस मैनेजर अच्छी तरीके से इसका असेसमेंट नहीं कर पाए, वो ये असेसमेंट नहीं कर पाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह की सोर्सेज की जरूरत है, कौन से रिसोर्सेज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ ऐसी भी कंपनीज है जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे जितने भी ये बोला जाए मस्कीटोज के लिए जितने भी तरह के इक्विपमेंट आते हैं ना, हम लोगों ने सबसे ज्यादा अगर आते होंगे तो मस्कीटोज के लिए आते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर बात करें, क्रीम भी आती है मॉस्किटोज के लिए, ठीक है, कि आप क्रीम लगा लो। एक वो ड्रॉप टाइप का भी आता है कि आप उसे कपड़ों में, रोल ऑन आता है, रोल ऑन, ठीक है, आप उसे कपड़ों में कहीं पर टच कर दो तो वहां पे मच्छर नहीं आएंगे। फिर रैकेट्स आ रहे हैं, फिर वो अगरबत्ती के टाइप का भी आ रहा है, एक छोटा सा भी, एक पतला लंबा सा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या देखा, इतने वेरिएंट आ रहे हैं। फिर कल हम लोगों ने बात करी थी, वो फास्ट कार्ड भी आ रहा है। कॉयल तो और ऑब्वियसली हम लोग देख ही रहे हैं कि कॉयल बहुत ज्यादा बहुत पुराना है, तो मे बी इसमें हमसे कुछ रह गया हो। तो इतने सारे वेरिएंट आने के बाद भी हमें मच्छरों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। तो हर थोड़े दिन बाद एक जो नई चीज आती है ना मच्छरों से निजात पाने के लिए, तो इट मीन्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा उनको खर्च करना पड़ता है। और ये एक ऐसी चीज है कि एडवर्टाइजमेंट कम भी हो तब भी ये लोग ये प्रोडक्ट परचेज करते ही करते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर जो अगर उनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, उतनी समझ नहीं है, फ्यूचर को उतना ज्यादा एसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, हर एक कंपनी को लॉसेस हो जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि फाइनेंस मैनेजर को ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वो जितना भी फाइनेंसेस है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके और उससे मैक्सिमम हमें बेनिफिट आ सके। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आप यहाँ पर एक डायग्राम फॉर्मेट देख रहे होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर मिडिल में दिख रहा है आपको। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो एक मिडिल मैन की तरह काम करता है एक फर्म के ऑपरेशंस और जो फाइनेंशियल मार्केट है। हम लोग उसको फाइनेंशियल मार्केट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग फाइनेंस मैनेजर की बात कर रहे हैं। जैसे उसके अंदर सिक्योरिटीज मार्केट भी आ जाएगी, फिर फाइनेंस यानी कि बैंक से रिलेटेड एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, वो सारी मार्केट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका एम्फेसिस ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस पे होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट जो फाइनेंस मार्केट से, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट में अभी जो चल रहा है, करंट में सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिएक्शंस देने के लिए तैयार करता है, डिसीजंस लेता है एक फाइनेंस मैनेजर, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजंस को अपनी फर्म में एप्लीकेबल करता है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं, सबसे पहले एक एरो जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट से फाइनेंस मैनेजर की तरफ, और उसमें लिखा हुआ है कैश रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। सबसे जरूरी काम है, चाहे वो बैंक्स के थ्रू लोन ले ले,
या फिर जो इनके इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स या बॉन्ड्स के थ्रू, यानी कहीं से भी वो क्या करेगा, फंड रेज करेगा, कैश रेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एरो जा रहा है सेकेंड एरो जा रहा है फाइनेंस मैनेजर से फर्म की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कैश इन्वेस्टेड इन फर्म, जो भी उन्होंने फंड रेज किया है उसको हम अपनी फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंस मैनेजर का यही काम होता है कि कितने फंक्शंस हो रहे हैं हमारी फर्म में, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सैलरी दी जा रही है, लोगों का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट और जो भी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, फर्म के ऑपरेशन से वापस फाइनेंस मैनेजर के पास जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशंस। फिर जो भी हमारे बिजनेस फंक्शंस है उनके थ्रू हमें, यानी सेलिंग एलिंग के थ्रू हमें रिवर्ट आ रहा है, हमारे पास कैश दोबारा से आ गया है। तो वो कैश क्या हो रहा है, दोबारा से वो थर्ड पॉइंट में, थर्ड वाली एरो में वो फाइनेंस मैनेजर के पास जा रहा है। अब फाइनेंस मैनेजर क्या डिसीजन लेगा कि जो हमें बिजनेस से अर्निंग हुई है, उस अर्निंग को दो पार्ट, आप दो एरो देख रहे होंगे, एक जो वापस फाइनेंस मैनेजर की तरफ आ रहा है 4A, और एक जो जा रहा है फाइनेंस मैनेजर से मार्केट की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश री इन्वेस्टेड। तो फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है कि कुछ कैश वो क्या कर रहा है, री इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में। उससे क्या होगा कि अगर वो ये इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कुछ सरप्लस हो जाता है, हम उसे सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, या हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए बचा कर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या, यही दो तरीके हैं। तो फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है, या तो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, डिविडेंड्स पे कर रहा है, या फिर वो रिटेन करके रख रहा है अपने फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो क्लास अगर एग्जाम में आता है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा और इसको इलस्ट्रेट कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे इसमें 5 हेडिंग दी गई हैं, तो ये बेटर रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं फाइनेंस मैनेजर के 4 जो मेजर रोल्स होते हैं, या फंक्शंस कह सकते हैं या रोल्स कह सकते हैं हम लोग, एक ही बात है, ठीक। तो वो 4 मेजर गोल्स एक फाइनेंस मैनेजर के क्या होते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला होता है रेजिंग ऑफ फंड्स। हम लोगों ने कल जब फाइनेंस फंक्शंस की बात करी थी, तब भी हम लोगों ने बात करी थी कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो यही काम करता है कि वो लॉयल्टी सेट करता है अपनी कंपनी के साथ, अपनी भी। और जब वो जाता है बैंक के पास में, तो बैंक को बताता है कि हमारी कंपनी हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लॉयल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फाइनेंस मैनेजर का वही काम है। वो बैंक्स के पास जाते हैं, और होता क्या है ना कि हम एक ही बैंक के पास बार बार जाते हैं, तो फिर उससे बात नहीं बनती है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, कोशिश ये करते हैं जहां से हमें इंटरेस्ट रेट कम मिले और हमें लोन्स मिल जाए, क्योंकि होता क्या है कि इन लोन से जो इंटरेस्ट हम दे रहे होते हैं, इस पे हमें टैक्स में छूट मिलती है। इसलिए कोशिश ये करी जाती है कि हमें बैंक से लोन मिल जाता है तो बेटर रहता है, हमें हमारी कंपनी को जो छूट मिल सकती है वो भी मिल जाती है, और हमें एक ड्यूरेशन मिल जाता है, उस ड्यूरेशन में हमें रीपे करना होता है, तो हमारे पास काफी टाइम होता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि हम लोग किस तरीके से रेज कर सकते हैं फंड्स को। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव इनफ कैश एंड लिक्विडिटी। जितने भी हमारे हम लोग बोलते हैं ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए हमें कैश और लिक्विडिटी की नीड होती है। तो ये जो कैश और लिक्विडिटी होता है, ये जो जितनी भी करंट लाइबिलिटीज होती है उनके लिए यही काम करता है, क्योंकि हमारी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज होती हैं उनको हमें विद इन अ ईयर पे करना होता है अपनी लाइबिलिटीज को। उसके लिए हमें जो करंट एसेट्स होती है उसकी जरूरत पड़ती है, और करंट एसेट्स का ही पार्ट है कैश। और कैश भी एक लिक्विड है। लिक्विडिटी का मतलब यही हुआ कि विद इन अ ईयर जितनी भी चीजें कैश में कन्वर्ट हो सकती है, एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे लिक्विडिटी। आगे लिखा हुआ है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर टू डिसाइड द रेशियो बिटवीन डेट एंड इक्विटी। दूसरा, फंड को रेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है
कि वो डेट और इक्विटी का एक रेशियो सेट करे। जैसे हम लोगों ने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कॉम्पोजिशन की, तो यहाँ पर भी फंड रेज करने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन डिबेंचर्स का और इक्विटी का एक तैयार करना होता है, एक मिक्स तैयार करना होता है। क्योंकि जो इक्विटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी, हम कोशिश करते हैं कि हमारी इक्विटीज भी हमारे एडवांटेज में रहे, मतलब हम उससे नुकसान ना हो। और जितने भी डिबेंचर्स हैं मैं बहुत ज्यादा वो भी ना हो जाए, क्योंकि उनसे भी हमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं, हमें इंटरेस्ट रेगुलर देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये एक लोन की तरीके ही डील होते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज को। फिर आगे हम लोग बात करते हैं एलोकेशन ऑफ फंड्स की। हम लोगों ने बात करी कि कैसे फंड रेज करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं एलोकेशन ऑफ फंड्स की, एलोकेट करेंगे, यानी फंड हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास 1 लाख का मान लो फंड हम लोगों ने जनरेट कर लिया, आ गया है हमारे पास में। अब हम इसे कहाँ कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि अगर ये फंड हमने गलत जगह यूज कर लिया, हमें मार्केटिंग की इतनी, जैसे अभी हम लोग करंट टाइम में बात कर सकते हैं, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो उनके केमिकल्स या मेडिसिन बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, उनको अभी एडवर्टीजमेंट की नीड ही नहीं है। गवर्नमेंट खुद एडवर्टाइज कर रही है कि ये मेडिसिन आप लो, यहाँ से लो और ऐसे कराओ। तो एक होता है ना कि हमें खुद अपनी मेडिसिन की मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अभी सारा का सारा हम अपना बजट कहाँ यूज करेंगे, एलोकेशन कहाँ होगा, प्रोडक्शन में, यानी हम रॉ मटेरियल परचेज करना, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें ज्यादा इंडल्ज होंगे, इन एक्टिविटीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये हमें सिचुएशन कैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं। ये डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर ही लेते हैं और अप्रूवल लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं अपने बजट्स मार्केटिंग में कम कर पाएंगे और बाकी चीजों में बढ़ा सकते हैं। या आपने देखा होगा कि अभी जितनी भी चीजें ना, देखा होगा मास्क बनने लगे, लोग जितने ज्यादा ड्रेसेस नहीं परचेज करें, मास्क जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है अभी, तो हमें भी पता है भाई कपड़े मत खरीदो, मास्क जरूर होने चाहिए 2-3। या पूरे जो लोग डेली आप देख रहे हो रेगुलर बाहर निकल रहे हैं, उनके पास तो हर दिन के लिए अलग रखे हुए हैं वो, एक बार से वो दोबारा पूरे वीक में इस्तेमाल ना हो। तो हमारे फंड्स कहाँ एलोकेट हो रहे हैं, बहुत जरूरी बात है। इसमें 3 पॉइंट भी हमें फर्स्ट दिया हुआ है, द साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स ग्रोथ कैपेबिलिटी। एलोकेशन ऑफ फंड में साइज ऑफ द फर्म कैसे मैटर करती है। बेसिकली होता क्या है, अगर फर्म छोटी है तो हम क्या करते हैं, हम लोन ज्यादा नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जिनकी शेयरिंग है हमारी कंपनी में, हम लोग उन्हीं से बात करते हैं और वो क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। कैसे, अपने इंटरनल सोर्सेस के थ्रू। तो ये क्या होता है, अगर हमारी फर्म छोटी है तो हम कोशिश करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म डेट्स के चक्कर में ना पड़े और हमें बहुत ज्यादा उन पे डिपेंड ना होना पड़े। तो ये हम कोशिश करते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं, वो डिबेंचर्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि डिबेंचर से क्या होता है, उनको जैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक तो उनकी हिस्सेदारी रहती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरा वो डिविडेंड की भी डिमांड करते रहते हैं। आपको प्रॉफिट ज्यादा अर्न हुआ तो आप ज्यादा डिमांड करते हो। और डिवेंचर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं है, उनको एक सर्टेन रेट से आपको उतना पेमेंट करना होता है, उसमें कम ज्यादा वाली कोई बात नहीं होती। और होता है ना, अगर हम 10 साल के लिए इशू कर रहे हैं और 15 साल के लिए डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पूरी वर्थ अपने जो पैसा होता है उसकी पूरी वर्थ वापस आ जाती है हमारे पास में। क्योंकि अभी हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमने 100 से 200 कमा लिया तो हमारे 100 रुपए तो वापस हो गए। ठीक। तो ये बहुत जरूरी है कि साइज किसी भी फर्म का कैसा है, वो ग्रोथ करने के लिए कितनी ज्यादा अग्रेसिव वे में काम कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्टेटस ऑफ एसेट्स, वेदर दे आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और हम अपने फंड से किस तरह की एसेट्स परचेज कर रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज कर रहे हैं, करंट एसेट्स परचेज कर रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स परचेज कर रहे हैं, हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी फर्म छोटी है तो हम देखते हैं कि भाई हमारी फर्म को अभी लैंड खरीदना है, अभी ऑफिस खरीदना है, और ये सारी चीजें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एसेट्स होती जाती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की।
या हमारे पास अभी और जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो परचेज करनी चाहिए। ठीक। तो हम ये देख लेते थे हमें कौन सी एसेट्स बढ़ानी है या कौन सी एसेट्स हमारे पास नहीं है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, तो हम उसको परचेज करने के लिए वहां पर फंड का यूज करते हैं। थर्ड ये है मोड बाय विच द फंड्स आर रेज्ड। उसका थर्ड पॉइंट क्या है, हम ये भी देखते हैं कि वो फंड हमने रेज कैसे किया है। अगर वो फंड हमने लोन लेके रेज किया है तो हमें कुछ टाइम बाद तो हमें वो लोन भी तो चुकाना है। तो क्या हम उस लोन के लिए सेविंग्स कर रहे हैं, क्या हमने कोई प्रोविजंस किए हुए हैं, क्योंकि हम बड़ी वजह से लोन ले लिया भाई, पैसा हमारे पास बहुत आ गया, अब जरूरत नहीं है, आराम से काम चलता रहेगा, लेकिन उस पैसे को तो हमें वापस भी करना है, वो तो लोन था। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या हम बचा के रख रहे हैं कुछ जो हम फ्यूचर में उसको पे कर सकें। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसा फंड है और हमने उसको कैसे रेज किया है, तो हम उसको कैसे चुकाएंगे। ओके। तो ये दो। मैम यस यस बेटा। मैम वही, क्या आप मोर्टगेज की बारे में बात कर रही हैं? नहीं, मॉर्टगेज की बात नहीं कर रहे, मोड मोड। हम ये कह रहे हैं किस तरीके से आपने फंड रेज किया है। मॉर्टगेज भी होता है, ओके मैम। मॉर्टगेज भी होता है। हम हो सकता हो कि फंड रेज करने के लिए हमने अपनी एसेट्स के पेपर्स लगाए हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम लोग कैसे भी करके अपना जो भी हमने फंड इकट्ठा किया ना, हम ये देखेंगे कि अगर हमने वो फंड किसी एसेट्स को या कहीं से हमने लोन लिया हुआ है उसके थ्रू, या हमने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, तो भाई ये तो हमारे लिए लोन हो गए ना छोटे छोटे, और हमको इनको रीपे भी तो करना है। तो हम अगर इनके लिए प्रोविजंस नहीं करके रखेंगे, अगर हम पैसा बचा के नहीं रखेंगे, तो जब एट द एंड ऑफ जब हमारे 5 साल पूरे होंगे, भाई वो पे कैसे होगा। तो हमें उसके भी लिए भी देखना है कि वो हमारा पे हो जाए। अगर हमारे ईएमआईज बनी हुई है तो कोई इशू नहीं है, तब तो हमारा इंस्टॉलमेंट में जा ही रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे यस हम मैम। लोग बात, हाँ, नेक्स्ट में बात करते हैं, ये दो मेजर फंक्शंस हो गए। तीसरे मेजर फंक्शन में आते हैं हम लोग प्रॉफिट प्लानिंग। कोई भी फाइनेंस मैनेजर हमेशा पहले ये कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो, लेकिन वो जो प्रॉफिट अर्न होता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि एक ही जगह से हमें सारा प्रॉफिट अर्न हो रहा हो, क्योंकि जब हम डिपेंड हो जाते हैं अपने एक ही सोर्स से और हम सोचते हैं बस हमें यहीं से अर्न हो रहा है और यहीं से सारा काम चलता रहेगा, लेकिन बिजनेस में हमेशा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाते हैं। हमेशा कोशिश ये करी जाती है कि अरे एक जगह से पैसा मिल रहा है, अब हम वहां से ठीक है आ रहा है ना, रेगुलर फंड्स आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कहीं दूसरा सोर्स तैयार करेंगे जहां से भी हमें फंड्स आने लगे। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या होता है, मॉर्निंग में उनके यहाँ जितनी भी गाड़ियां यूज हो रही होती हैं, व्हीकल यूज हो रहे होते हैं, और जब उनका ऑफिस टाइमिंग क्लोज हो जाता है उसके बाद जो उनके यहाँ व्हीकल्स रहते हैं वो और जगह उसको बोलते हैं जहां पर उनको रेंटेड वे में दिया जाता है, रेंटेड वे में उनसे काम लिया जाता है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो और चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, लोग उसको डुअल तरीके से यूज कर लेते हैं। तो यानी ये एक तरीका हो गया, एक एग्जाम्पल है कि ये भी एक तरीका है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, जैसे बहुत सारी हम लोग बात कर सकते हैं, आइसक्रीम फैक्ट्रीज हैं या ऐसी कोई फैक्ट्रीज हैं जहां सीजनल काम होता है। तो होता क्या है भाई, सीजन में ही अपना काम होता है, सीजन या उससे थोड़ा सा पहले ही हमारे प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि गर्मियों से पहले स्टार्ट हो जाता है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी हम मान सकते हैं 6 महीने, क्योंकि अपने यहाँ वेदर में चेंजेस बहुत ज्यादा है, हर कंट्री में इतने ज्यादा वेदर में चेंजेस नहीं है जैसे कहीं कहीं अपने यहाँ बारिश भी उतनी ही होती है, गर्मी भी उतनी ही होती है, सारी चीजें शिद्दत की होती है। तो हर कंट्री में ऐसा नहीं है, कहीं पे सर्दी होती है, कम सर्दी होती है और बहुत सर्दी होती है, या कहीं पे गर्मी होती है, मॉडरेट होती है, और फिर बहुत एक्सटेंसिव हॉटनेस होती है। तो उनको अलग सिचुएशन होती है, वहां की अलग चीजें हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि हमें पता है भाई 3 तरह के सीजन्स हैं, तो या तो हम अलग अलग सीजन में अलग अलग काम करें, या हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें किसी को रेंट पे दे सकते हैं कि भाई 6 महीने तो हमें चाहिए हमारा, और 6 महीने के बाद हम यहाँ कुछ भी और कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये क्या हो जाता है हमारा प्रॉफिट प्लान करने का, कि हमें एक ही जगह से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके, तो हम उसके तरीके ढूंढते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द प्राइम फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइम और सबसे जरूरी काम है कि हमें प्रॉफिट अर्न हो, क्योंकि प्रॉफिट अर्न होते हैं तो हम डिविडेंड्स दे पाते हैं और हमारे शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स का हम पे ट्रस्ट बना रहता है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू मेनी फैक्टर्स सच एज प्राइसिंग, इंडस्ट्री कंपटीशन। प्राइसिंग का मतलब ये हो गया कि कई बार क्या होता है कि मार्केट में बाकी सबके प्रोडक्ट्स जितने में मिल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट अगर उसमें सस्ते में जा रहा है तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम उससे ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं। तो ये इसलिए बोला जा रहा है, प्राइसिंग फैक्टर से हम ले सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है या हम महंगा दे सकते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल लेते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडियन ब्रांड है, ठीक, लेकिन उनका मार्केटिंग इस तरीके से हुई है कि हमें लगता है कि वो बाहर के ब्रांड हैं, बहुत लग्जरियस ब्रांड है, और अगर हम वो ब्रांड ओन्ड करते हैं या यूज करते हैं तो लोगों को लगेगा कि नहीं, हाँ ये बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन है, ये बहुत ज्यादा मतलब एलीट क्लास के हैं, तो हम उसके लिए हैं। वो जैसे पीटर इंग्लैंड की बात करते हैं, वो इंडियन ब्रांड्स है, टाटा के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, या पैंटालून्स के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिसको हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो बाहर के ब्रांड हैं, ठीक। तो होता क्या है, जब उनकी प्राइसिंग सेट होती है क्योंकि ब्रांड इमेज अच्छी बनी हुई है, तो सेम प्रोडक्ट सेम जीन्स जब हम किसी ब्रांड की खरीदते हैं या नॉर्मल खरीदते हैं लोकल ब्रांड्स की, तो क्या होता है कई बार आप देखते हो कि सेम क्वालिटी आ रही है, बस प्राइस का फर्क है, प्राइस उनके मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, दुगना नहीं होता है बल्कि 10 टाइम्स भी ज्यादा होता है उनसे। तो प्राइसिंग एक फैक्टर हो सकता है। इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, आप कौन सी, और जैसे अभी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन और जगह अभी उतना बेटर लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुलने शुरू हो गए हैं स्कूल्स और सारी चीजें। तो अब अगर हम उस इकोनॉमी में अगर अपने प्रोडक्ट्स डालेंगे तो वहां पर अभी बिकने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में अभी उतना नहीं, क्योंकि ऑनलाइन अभी सब खरीदेंगे नहीं और मार्केट्स ओपन नहीं हुई हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि किस इकोनॉमी में हम अगर उतारते हैं अपने प्रोडक्ट्स तो वहां से हमें आउटकम्स आ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम कभी भी एक सोर्स तैयार नहीं करेंगे प्रॉफिट के लिए, हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हमारे पास मोर देन वन सोर्सेज हो जहां से हम प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। एक प्रॉफिट को हम सेव रख सकें, एक प्रॉफिट से हम सारे हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उन्हें पे कर सके। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और इसका हम काफी ध्यान रखते हैं। तो मैनेजर का ये फाइनेंशियल मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर लास्ट आ जाते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट। अब ये क्या होता है, हम लोग जब बात करते हैं ना कैपिटल मार्केट की, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना कैपिटल मार्केट लिखा हुआ है, तो कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या होता है, वो मार्केट होती है जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है, यानी खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। अब इनकी फंक्शनिंग कौन कराता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो इनकी फंक्शनिंग कराते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज तो, और इनके रूल्स कौन बनाता है, सेबी और आरबीआई, ठीक है। तो ये लोग मिलके गवर्न तो सेबी करता है, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो सेबी का ये काम है कि वो जितने भी स्टॉक्स हैं उनको मार्केट में कब आने हैं कब नहीं आने हैं, कौन से स्टॉक्स के प्राइजेस हैं, ये सारी चीजें वो सेट करते हैं, ठीक है। अपने यहाँ अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे कानपुर में यूपी का स्टॉक एक्सचेंज है ग्रीन पार्क के पास में, ठीक है। तो और कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। वैसे तो ये एक ही मार्केट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन होता क्या है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहली बार अपने शेयर्स को उतारती है, शेयर्स को डालते हैं, जैसे कोई भी कंपनी, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओज बोलते हैं। तो जब भी आईपीओज लॉन्च होते हैं, आईपीओज यानी पहली बार कोई शेयर जब मार्केट में आता है,
तो पहली बार जब आते हैं तो उसको प्राइमरी मार्केट में बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, वो फ्लोट करते रहते हैं, यानी हमने खरीदे फिर हमने बेच दिए, दूसरे ने खरीद लिए, दूसरे ने फिर तीसरे को, तीसरे से चौथे। तो ये आपस में जितनी भी फ्लोटिंग चल रही है उन स्टॉक्स की, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। अब तो वैसे कैपिटल मार्केट बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पहले एक टाइम था कि लोग कोई भी शेयर खरीदते थे, फिर उसको हार्ड कॉपी में उसका डॉक्यूमेंट्स लेकर आते थे, और जब तक घर आते थे पता चलता था कि अरे इस शेयर के तो प्राइस डाउन हो गए, हमें तुरंत बेचना है इसको। तो जब हम जाते थे वापस बेचने के लिए, तब तक और डाउन हो जाते थे प्राइसेस। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, सिंपल आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया गया है, और सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। आपको सिर्फ एक डीमैट यानी डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और उस अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें कुछ इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको। फिर उस इन्वेस्टमेंट से आप क्या करते हो, अपने शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड जो भी हैं आप परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा सिर्फ ये शेयर डिबेंचर बॉन्ड नहीं होते हैं, कैपिटल मार्केट में और भी चीजें होती है, जिसमें हम लोग कमोडिटीज बोलते हैं, जिसमें गोल्ड होते हैं, टाइट बहुत सारी चीजें और मटेरियल जो भी इस तरह के कॉस्टली मेटेलिक चीजें होती हैं वो भी होती हैं इसमें। ठीक। तो ये जो कैपिटल मार्केट है, कितनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो सब क्या करनी है, सिर्फ लोन लेती है या शेयर्स में ही नहीं करती है इन्वेस्ट। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है, यानी वो दूसरी कंपनी के शेयर्स भी खरीद के रखते हैं। अच्छा, इससे ये क्यों करते हैं? एक तो पहली बात ये है कि उनको रिफंड्स आते रहे, अच्छे रिफंड, जो कम ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है वहां से हमें रिफंड आते रहे। और दूसरा क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर दूसरी कंपनी का डाउनफॉल आता है, तो हम उसके शेयर्स तो इतने रखें कि अगर हम फ्यूचर में चाह रहे हैं अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना, तो हम उसको परचेज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें ट्राई करना होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक अपर हैंड रहता है, हम पहले से मजबूत होते हैं। तो जो जो भी फाइनेंस मैनेजर होते हैं ना, उनको इस मार्केट के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो तभी तो वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा, अगर इन्वेस्ट गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो पता चला पैसा डूब जाएगा। ओके। तो ये तो चार मेजर हम लोगों ने बात कर ली। फंड रेज करना, और फंड्स को एलोकेट करना, सेग्रीगेट करना, उसके बाद है प्रॉफिट को प्लान करना, और लास्ट है कैपिटल मार्केट को समझना। ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। सॉरी, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, कि ये तो हम लोगों ने ट्रेडिशनली बात करी कि एक फाइनेंस मैनेजर मैनेजर का क्या रोल होता है ट्रेडिशनली, उसको कितनी क्या चीजें आनी चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग अभी 21st सेंचुरी में हो गए हैं। पहले पेरेंट्स को क्या लगता था कि बहुत, अगर हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करें तो वो बताएंगे कि टेलीफोन्स उनके टाइम में थे ही, सिर्फ जो वायरलेस, अभी हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो अभी आए हैं कुछ साल पहले। ठीक है। तो वो बता सकते हैं कि उससे पहले वो कैसे फोन पे आपस में कैसे कम्युनिकेट करते थे, किस तरीके से। और फिर जब जैसे जैसे ये चेंजेस आ रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहे हो, उनके टाइम में व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप हो गया। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स अपडेट हो गए हैं, उनको व्हाट्सएप भी यूज करना आता है, सारी चीजें करना आता है, तो वो अपडेट होते जा रहे हैं। सेम इसी तरह फाइनेंस मैनेजर को भी अपडेट होना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको तीन मेजर पॉइंट्स दिख रहे होंगे। पहले हम लोग बात करते हैं, पहला पॉइंट है बी अवेयर ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट। दूसरा है बी प्रिडिक्टिव बट विद राइट कंट्रोल। थर्ड है बी एन इनोवेटिव चैंपियन। तो हम लोग पहली बात करते हैं, ये लिखा हुआ ना चेंजिंग एनवायरनमेंट, यहाँ पर बात करी जा रही है कि जितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, यानी पहले जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होंगे अब नहीं यूज हो रहे होंगे, पहले जो एप्लीकेशंस यूज हो रहे होंगे वो अब नहीं यूज हो रहे होंगे। बेसिस वही रहता है, प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, लेकिन उन्हीं प्रिंसिपल्स पे नए नए चीजें आती जा रही हैं। जैसे पहले वैट नहीं था, उससे पहले और दूसरी तरीके का था, फिर वैट आया, फिर और अपडेट हो गया, फिर जीएसटी आ गया, और इन सबको ऑनलाइन डाल दिया गया है। तो अब ऑनलाइन इनके भी जो भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में जीएसटी पे काम होना चाहिए। फिर एक होता है ईआरपी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। इस पे काम होता है, जो जितने भी एंटरप्राइज के रिसोर्सेज होते हैं उसको प्लान करना, यानी कितनी की जरूरत है, कितना चाहिए,
और हम कब दूसरे के लिए ऑर्डर दें, ये उसमें आता है ईआरपी में। ठीक, इसी तरह सैप है और बहुत सारे न्यूमरस हैं जो बहुत एडवांस वे में काम कर रहे हैं। इवन ये तो वो है जो कॉमन है, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी की प्राइवेसी ना जाने पाए इसलिए खुद के सॉफ्टवेयर भी डेवलप कराते हैं। तो वो इन सब चीजों के बारे में एक फाइनेंस मैनेजर को अवेयर होना चाहिए, जैसे जैसे जितनी जल्दी ये चेंज हो रहा है। क्योंकि जैसे यहाँ पे सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोलैबोरेट, ट्रैक कस्टमर बिहेवियर, और थर्ड दिया रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो उसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर बात करी जा रही है, यानी आगे रिस्क ना होने पाए, और या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमें बहुत ज्यादा रिस्क उसके लिए ना उठाने पड़े, हम पहले से उसके लिए तैयार रहें। तो ये 21st सेंचुरी के लिए एक फाइनेंस मैनेजर का ये बहुत इफेक्टिव टास्क है। फिर सेकंड हम लोग बात करते हैं बी प्रिडिक्टिव बट विद राइट कंट्रोल, यानी हम फ्यूचर को एसेस करें लेकिन हम उस पर पूरी तरीके डिपेंड ना करें, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनप्रिडिक्टिव होता है। यानी हमने ऐसा सोचा कि जब हमने इंटर किया और हमने सोचा भाई अगली बार अब हमें सीए की तैयारी करनी है, फिर इंटर हम लोगों ने पास करते करते देखा अरे नहीं भाई सीए तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा करते हैं अब डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, फिर हम देखा अरे हमने तो बायो ली नहीं है, या जो भी उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, प्रिडिक्शंस के हिसाब से अभी काम करना है और कंट्रोल्ड वे में। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, हम वो ही करेंगे जो फ्यूचर में हमारे लिए जरूरी आएगा, जो फ्यूचर में हमें जिसकी नीड होगी। तो यहाँ पे कुछ सब पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो जो डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है वो आगे कितना यूजफुल रहेगा नहीं रहेगा हम नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे बहुत साल पहले हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की बात करी थी ना, वीडियोकॉन वाले, उन्होंने पिक्चर ट्यूब वाले टीवी बनाए, या नोकिया था, ये उतने ज्यादा कंट्रोल्ड प्रिडिक्टिव नहीं थे, यानी ये प्रिडिक्शन उतने अच्छे नहीं कर पाए, अनुमान उतने अच्छी तरीके से नहीं लगा पाए। ठीक, तो हमको ये साइबर सिक्योरिटी और ये जो ऑडिट ऑफ बॉट्स एंड द बैक एंड डेटा बॉट्स क्या होता है, जो ऑटोमेटेड जनरेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम कहीं पे कुछ फीड करते हैं तो वो क्या होता है, वो जरूरी नहीं कि हर बार सही हो। तो हमें प्रिडिक्शंस करते वक्त इन सब चीजों का काफी ध्यान रखना है। फिर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बी एन इनोवेटिव चैंपियन। अच्छा, दो चीजें होती हैं जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, एक होता है साइंस, एक होता है आर्ट। ठीक, साइंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम टाइम पे हम उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को यूज कर रहे होते हैं बट विद द हेल्प ऑफ ओन क्रिएटिवनेस। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि एक फाइनेंस मैनेजर रूल्स पे तो चलेगा, रेगुलेशंस फॉलो करेगा, लेकिन इनोवेशन के साथ यानी क्रिएटिविटी के साथ, यानी जब हमें पता चल जाता है ना रूटीन में कि ये प्रोसेस और हमें ये काम करना होता है, तो हम उसके क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट वे निकाल लेते हैं कि हमें शॉर्टेस्ट वे कौन सा है जिससे हम ये अच्छी तरीके काम कर सकें, या सेम इसी काम को हम और क्रिएटिव वे में और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सही अलायंसेस की जरूरत होती है, सही चीजों, सही लोग, ट्रेनर्स, इन सब की जरूरत होती है। क्रिएट एम्प्लॉय, कस्टमर एंड वेंडर एफिशिएंसीज, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इनोवेटिव आइडियाज ले सकते हैं। अगर हमारे एम्प्लॉय उतना स्ट्रांग नहीं है, एम्प्लॉय बेस हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम रिस्क ले सके, तो हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे एम्प्लॉय में हम आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। अभी कुछ साल पहले जब हम लोगों को पता चला था कि जापान का ही था मेरे ख्याल से, न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, तो हुआ क्या वहां पर, वो अपने आप बहुत गर्म होने लगा, जो पावर प्लांट था बहुत गर्म होने लगा, और ये काफी दिन न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में भी रहा था। तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे, काफी सारे एम्प्लॉयज, तो मतलब वहाँ के लोगों ने खुद ही बोला, जो एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे थे, कि धीरे धीरे वो एम्प्लॉयज यहाँ से वो जाएं जिनकी जरूरत नहीं है और मिनिमम से मिनिमम लोग यहाँ रहे, क्योंकि उससे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज ने लॉयलिटी दिखाई और उन्होंने बोला कि नहीं, जब हमारे पूरी कंट्री की बात है, हमारे पूरे कहा जाए कंट्री के हेल्थ
की बात है, लोगों की बात है, जान की बात है, तो वो वहां पे रहे और उन्होंने बहुत मेहनत करी उसको कूल डाउन करने के लिए, उस न्यूक्लियर प्लांट को, और एंड में वो सक्सेसफुल भी रहे, उनको अप्रिशिएट भी किया गया। तो ये एक अच्छा जेस्चर था। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपका एम्प्लॉई आपके लिए इतना ज्यादा कहा जाए लॉयल हो। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमारे कौन सा बेस हमारे लिए स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा इनोवेटिव एक्शन ले सकते हैं। तो क्लास ये टॉपिक यहीं तक है। इसमें कोई चीज ऐसी या ये डायग्राम, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको दोबारा से पूछना हो, एनीवन कैन आस्क। क्लास किसी को कुछ और पूछना है? नो मैम। ओके, तो हम थैंक यू वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। क्लास आप सब लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा प्लीज चैट बॉक्स में। जिसने अभी तक नहीं दी है प्लीज मेंशन कर दीजिए अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में। और आपको आपकी रिकॉर्डिंग